नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2013 का प्रश्न है। प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह एक रेखीय भ्रंश घाटी पर स्थित है। दूसरा कथन है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच प्रवाहित होती है। तीसरा है, भूमि का ढाल मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग शिंदोद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम 2023 का घोषित कर दिया है। कानपुर आईआईटी से पढ़े आदित्य श्रीवास्तव सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर हैं। अभिनेश प्रधान दूसरे स्थान पर और डेनुरू अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर है। आपको पता ही होगा, ये इस बार जो 2023 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसी से इसका परिणाम घोषित होता है। इसका मतलब ये नहीं 2024 में हुआ तो 2024 का परिणाम है, इसका ये नहीं, क्योंकि आपको पता है 2024 का प्रीलिम्स का पेपर 26 मई को होने जा रहा है। तो आप लोग भी उसमें से जो इस वीडियो देख रहे उसमें से आप लोग भी कई होंगे जो इसका पेपर देंगे, या आप लोग कई होंगे जो इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अगर हम इसका पूरा आंकड़ा देखें, कितने बच्चे पेपर दिए थे, कितने मेंस में दिए थे, क्योंकि आपको पता है इसका जो यूपीएससी का पेपर होता है वो 3 स्टेज पे होता है। पहले प्री का होता है, उसके बाद मेंस का होता है, उसके बाद साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में कितने बच्चों ने फॉर्म डाला था, फिर कितने बच्चों ने उसका पेपर दिया था। लगभग 13 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, वहीं 6 लाख के करीब बच्चों ने यूपीएससी का प्री में शामिल हुए थे, जिसमें से मेंस के लिए 14,624 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और 2,844 बच्चों ने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दिया था। तो लेकिन इसमें से टोटल सिलेक्टेड बच्चे जो हैं, टोटल एस्पिरेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं वो हैं 1016 हैं, जिनमें से पुरुष 664 है और महिलाएं 352 है। इन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण किया है। तो ये पूरा इसका पूरा आंकड़ा हो गया, कितने बच्चों ने दिया था, कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने बच्चों ने मतलब कितने बच्चे इसमें सिलेक्टेड हुए हैं। तो आप लोग को आंकड़ा मिल गया है। अगर हम लोग यूपीएससी की बात कर लेते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली आयोग की सिफारिश से इसकी जो स्थापना की गई थी और डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के। इस बार का हम लोग परिणाम देखते हैं, अगर पिछले के परिणाम से अनुमान लगाते हैं तो आपको पता ही होगा, अभी लगातार 2-3 वर्ष से लड़कियां पहले स्थान टॉप 5 में लड़कियां रहती थी, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि टॉप 1 में मतलब जिसकी रैंक 1 आई है उसमें से कोई एक लड़का है, जिसमें इस बार आपको पता है टॉप 10 में 4 लड़कियाँ और 6 पुरुष हैं। और आप लोग को यहाँ पर शीर्ष 10 में जो नाम दिए वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान, अनन्या रेड्डी, पीके, सिद्धार्थ राजकुमार, रूहानी, सृष्टि दावास, अनमोल राठौर, आशीष कुमार, नौशीनी और ऐश्वर्यम प्रजापति। ये टोटल 10 टॉपर जो टॉप 10 पे हैं उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। बैलेट से चुनाव क्या होता है आप भूल गए होंगे, लेकिन हमें याद है। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट पर मामला। कहा किसी को तो भरोसा करना ही होगा, सिस्टम को ऐसे खारिज करने की कोशिश न करें। चुनाव आयोग से पूछी मतदान से लेकर मतगणना तक अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया। आपको पता होगा कि इस समय लोकसभा का चुनाव जल्दी शुरू होने वाला है, 19 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन उसमें इससे पहले वीवीपैट जो है और ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें घपला होता है, इसमें धांधली होती है, ये सब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और इससे जो इसमें विपक्ष के जो कुछ नेता है या फिर कुछ पार्टी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था उससे हम अभी भूले नहीं है कि पहले कितनी धांधली होती थी, इसमें कितने बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी। इसमें कुछ देशों का उदाहरण भी दिया गया है, जैसे इसमें जर्मनी का, यूरोप का उदाहरण दिया गया है कि यहाँ बैलेट पेपर्स के माध्यम से
वोट चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन आपको पता है भारत की जनसंख्या इतनी कम नहीं है कि बैलेट पेपर के माध्यम से अब वोट पहले कराया जाता, लेकिन अब इतनी भारत की जनसंख्या होगी कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराना इतना संभव नहीं है। वहाँ की जनसंख्या लगभग आपको पता होगा कि 5 से 6 करोड़ की जनसंख्या और भारत की 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता है। इसमें इतना आसान नहीं है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आ जाने से न केवल लोगों को पर्यावरण के लिए अनुकूल है ये मशीन, बल्कि जो वोटिंग की गिनती होती है जहाँ 24 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे में इसकी वोटिंग की गिनती हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा भी है। एक तरह से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। उसी पे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी पे लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलवादी ढेर, जवानों को नक्सलवादी के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली। आपको पता होगा ये छत्तीसगढ़ की एक माओवादी संगठन है, माओवादी संगठन जिसे आप लोग मुठभेड़ यानी नक्सलवादी की भी कह सकते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में इन नक्सलवादियों को अभी हमारे जवानों को जैसे सीआरपीएफ के जवान और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इन पे हमला किया गया था। और ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मतलब लोकसभा जो चुनाव उसमें कुछ हमले करने की बात हो रही थी, उससे पहले इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें इनकी एक बहुत बड़ी इनके विरुद्ध बहुत बड़ी सफलता मिल जा चुकी है। 1000 जवानों ने जंगल में घेरा था और 50 से अधिक नक्सलवादियों को 25 से 25 लाख इनामी कमांडर शंकर राव और ललिता मारे गए। अब आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं जो ये नक्सलवादी शंकर राव हैं इनके आप माओ के ये बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते हैं। अब आप लोग इन्हीं से अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें पकड़ाने के लिए 25 लाख की इनामी राशि दी गई थी। इन्हें हमें अभी हाल ही में हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया, इन्हें गोली से मार दिया है। आपको पता होगा कि इनके 29 जो नक्सलवादी मारे गए और हमारे जो जवान थे उनमें से 2 लोग घायल हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा घायल नहीं, उनके मतलब खतरे से बाहर है। लेकिन एक लोग को काफ़ी ऐसे न्यूज़ की खबर से एक लोग को काफ़ी ज़्यादा इसमें चोटें आई हैं। तो देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन एक हमारे जवानों का एक ही बहुत बड़ी उनके विरुद्ध बहुत बड़ी सफलता मिली है चुनाव से पहले। बड़ी मात्रा में इनसे वो हथियार भी बरामद हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, संकल्प को फिर से दोहराया। आपको पता होगा ये एक लगातार अभी नहीं आ रही, इससे पहले भी मार्च में हुए थे, इससे पहले जनवरी में भी ये ऐसे कई सारे नक्सलवाद के हमले हुए थे छत्तीसगढ़ में। और ये कभी केवल एक ही जगह नहीं, किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, ये इनका समूह हो सकता है, किसी राज्य में भी हो सकता है, किसी जिले में भी इनका समूह हो सकता है। संविधान विरोधियों को सजा देने के लिए यह चुनाव है, मोदी कह रहे हैं। पीएम ने गया की रैली में कहा विपक्षी नेता देश के संविधान बदलने की गलत नेतृत्व फैलाकर कर रहे हैं राजनीति। पूर्णिया की रैली में कहा रजत बिहार और केवल 2 चीज़ थी, जंगल राज और भ्रष्टाचार। बिहार की रैली और जो गया है इतने समय देखने की लोकसभा का चुनाव है, तरह तरह की रैलियां निकाली जाएंगी क्योंकि 19 अप्रैल को पहला चरण का लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। नए शिखर को स्पर्श करेगा सनातनियों का अहमद। नए भव्य मंदिर में आज जन्मेंगे रामलला, होगा सूर्य तिलक, लाखों भक्तों के स्वागत सत्कार को प्रशासन ने कसी कमर। आपको पता है आज रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, आज वहाँ भव्य एक कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो आप लोग से कुछ प्रश्न हैं जो राम मंदिर से रिलेटेड हैं, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि राम मंदिर अभी हाल ही में बहुत साल बाद इसका जो अभी नया पुनरुद्धार हुआ है, तो इससे आप बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आप लोग को कुछ 2-3 क्वेश्चन जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि मंदिर के निर्माता कौन है और मंदिर किस ट्रस्ट कौन से ट्रस्ट से बनी थी और मंदिर में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ था, उसके मूर्तिकार कौन है और किस शिल्प पत्थर का उपयोग हुआ था और पहले विदेशी कौन है जिन्होंने मंदिर के दर्शन किए थे, राम मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर दीजिए। बिहार को राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबरें मिलेंगी। जल संकट के लिए आप सरकार जिम्मेदार। एलजी ने केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा जल मंत्री का पत्र सरकार को निष्क्रियता व अक्षमता का कबूलनामा है। पानी की समस्या 1 दशक में पहले से गंभीर हो गई है, खासकर उन बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं। अब आपको पता होगा जब कोई एक राज्य की बात नहीं होती, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर मुंबई की हो या फिर किसी अन्य राज्य की हो, चाहे वहाँ के अगर किसी जो सीएम है किसी दूसरी पार्टी के रहेंगे, अगर जो राज्यपाल है वो किसी दूसरी पार्टी के रहेंगे, तो कोई भी विधेयक जल्दी से पारित नहीं होता। कोई भी कानून अगर बनाते दोनों एक दूसरे पे सहमति नहीं जताते हैं। इसी पे लेके देखिए अब ये जो मुख्यमंत्री राज्यपाल उन्हीं पे प्रमुख बातें की, उन्हीं पे शर्त उठा रहे हैं।
वही लेके बातें चल रही हैं। पराली संभावित क्षेत्रों में होगी मैपिंग, ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। अब वो पराली क्या होता है वैसे भी आप लोग जानते रहिए कि जो फसल के बाद, कटाई के बाद जो कुछ उसके डंठे बचते हैं उन्हें जो किसान लोग जला देते हैं ना, उसी को ही पराली कहते हैं। उसमें जो डंठल बचता है उसे ही पराली कहते हैं। सबसे आसान भाषा मैंने आपको बताया है। ना भोजन ना पानी, एयर इंडिया के यात्रियों को मिली परेशानी। कनाडा जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 187 घंटों के विलंब के बाद हुई रद्द। यात्रियों के आरोप पर एयर इंडियन ने पूरे प्रकरण पर जताया खेद। अब देख रहे हैं, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, आपको बता दें, वो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची जारी हुई है। 2023 की है सूची है। इसमें टॉप में अटलांटा एयरपोर्ट है जो USA का है, और दूसरे स्थान पर दुबई है जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है। और भारत की अगर बात करें, भारत की रैंक 10वें स्थान पर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिल्ली में स्थित है। 2023 के अंदर यहाँ पर 7.22 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। अभी हाल ही में यह एक रिपोर्ट आई है, मतलब एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कहाँ है, तो उसी की रिपोर्ट यह आई है। टॉप 5 में पूरे अमेरिका के ही हैं, और उसे आप लोग देखते रहिए। और एक टॉप 10 में एक स्थान मतलब भारत को भी मिला है, जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन एक नैतिकता की भावना होनी चाहिए कि लोगों को पानी और थोड़ा भोजन की सुविधाएं प्रदान की जाएं। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आपको पता है 19 अप्रैल को पहले चरण का लोकसभा चुनाव होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव इस बार होने जा रहा है, और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, जिससे आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस दिन छुट्टी ना मनाएं। कृपया आप अगर जो लोग 18 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है, वो लोग घर से बाहर निकल के वोट मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। वो आपका एक अधिकार होता है राजनीति के क्षेत्र में प्रतिक्रिया में भाग लेने का। 1998 के बाद लोकसभा चुनाव में सोन मरांडी को 9 वोट से जीत मिली थी। तब यह बिहार यानी जो अब झारखंड की राजमहल सीट में भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से हंसादा को हराया था। अब देख रहे हैं बूथ चुनावी समर की असली मैदान। मतदान वाले दिन दिलों की सक्रियता होती है, तो सबसे अहम चुनाव जीतने के लिए बूथ जीतना जरूरी है। बूथ जीतने का मतलब ये होता है कि मतलब क्या जहाँ बूथ लगते ही बूथ पीठा सीन अधिकारी बैठते हैं, वहाँ क्या क्या सुरक्षा की जाती है कि उनको जो भी मतदान देने वोटिंग करने आते हैं उनको क्या क्या सुरक्षा की जाती है, उसी से लेके ये रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए। बाकी आप लोग इधर पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगे, अगर इंटरेस्ट हो पढ़े ना तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट खबर उन्हें हम और देख लेते हैं। यह है आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। एक यहाँ पास आपको आर्टिकल दिखेगा EVM पर संदेह, अगर आप लोग इसमें पढ़ना तो पढ़ लीजिए। और एक लिखा है दल बदल कानून की दुर्गति। यह कोरी कल्पना है कि अधिक कठोर कानून बनाने से दल बदल रुकेगा, क्योंकि स्वयं कानून बनाने वाले ही दल बदल कराते हैं। अब ये दल बदल कानून क्या है? दल बदल विरोधी कानून। अगर हम इसके बारे में बात करें तो दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाले संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों को दंडित करना है। विधायकों को दल बदलते में हस्तोत्साहित करने के सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में इसे संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल के विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, इसमें संविधान 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 10वीं सूची में दल बदल कानून, विरोधी कानून को रखा गया है, और ये 92 संविधान संशोधन था, इसे भी आप लोग याद रखिए। देख रहे हैं वही जो अभी हाल ही में नागरिक सम्मान का संकल्प पत्र, जो भी चुनाव घोषणा पत्र जारी हुआ ना, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद भाजपा का, अब उसी का कुछ मतलब उसी में तुलना करें कि कांग्रेस में क्या कहा गया है और जो भाजपा का है उसमें क्या कहा गया है, तो ये लेके बातें चल रही हैं। 30 दिन में लगभग 2100 अंक टूटा सेंसेक्स। इजराइल ईरान तनाव से चलते मुनाफा वसूली कर रहे निवेशक, रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। आपको पता है ईरान और इजराइल का जो एक तरह से आप बोलते हैं संघर्ष ही चल रहा है। आपको पता है सबसे पहले इजराइल ने ईरान के कुछ सैनिकों पर हमला किया था 1 अप्रैल को, उसके बाद ईरान ने उसका पलटवार जवाब दिया, वही लेकर लगभग 300 मिसाइल
और क्रूज मिसाइलों से हमला किया ईरान ने। अब उसे भी लेकर अब भारत की अर्थव्यवस्था भी कम पड़ेगा इसका प्रभाव, और अन्य जो कंट्रीज़ हैं उन पर भी काफ़ी इस पर प्रभाव पड़ेगा। अमिताभ बच्चन को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के 5.5 दशकों में सिनेमाई सफर में अर्जित की हुई तमाम उपलब्धियों और पुरस्कार की श्रृंखला में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्हें इस साल के आयोजित होने वाले तीसरी लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, जिनका फरवरी 2022 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यह पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अभूतपूर्व शांति, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। सबसे पहले ये पुरस्कार जो मिला, इससे पहले जो पुरस्कार जिन लोगों को मिला, सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, उनके बाद आशा भोसले जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तीसरा पुरस्कार जो इस बार अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। ईरान ने ताज़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका वित्त बोली इराक की घातक गतिविधियों रोकने में संकोच नहीं करेंगे। इजरायल विदेश मंत्री की ईरान की मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की मांग। सेना प्रमुख पीएम नेतन्याहू ने निर्देश का इंतजार कहा, जवाब देने का तैयार है, और ईरान ने कहा इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब देने में हम नहीं लगाएंगे देर। अब देख रहे हैं कि अभी यूएन की बैठक भी हुई थी, इसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे पर अटैक नहीं करें तो ये इसकी शांति नहीं रुक सकती है। अगर दोनों देश फिर से युद्ध करने की मोड़ पे आते हैं, फिर दोनों एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, तो एक तरह से ये अनुमान सभी देशों की तरह से ये अनुमान लगाया था कि तीसरे विश्व युद्ध की भी एक शंखनाद हो सकती है। अब देख रहे हैं वही खेल की खबरें चल रही, आईपीएल चल रहा है इस समय। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर बताइए। बिना गोलाबारी के समाप्त हुआ दुनिया का सबसे लंबा युद्ध। 1986 में आज ही के दिन सिसिली द्वीप समूह और नीदरलैंड के बीच शीत शांति संधि की घोषणा के बाद 1651 में शुरू हुआ था युद्ध बिना किसी गोलाबारी के बाद समाप्त हुआ। शांति की संधि न करने की वजह से दस्तावेज में यह दोनों देश में 335 दिनों तक यह युद्ध लगातार चला था। विमान की दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी जेडी। 1964 में आज ही के दिन अमेरिका के गर्ल्डिन जेडी विमान की अकेले दुनिया का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने 19 मार्च को एकल इंजन वाले विमान से सना मॉडल 180 से अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान 37,346 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय की थी। अब ये जो बिना गोलाबारी के युद्ध समाप्त हुआ, आपको पता है हमारे नहीं मतलब विश्व में एक शीत युद्ध भी हुआ था। तो क्या आप लोग बता सकते हैं शीत युद्ध कब से और कब तक चला था, और इसमें कौन कौन सी कंट्री किस किस के साथ थी? इसमें 2 सुपर पावर भी थी, 2 सुपर पावर कंट्री थी, तो उन्हें के बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आज की, इधर आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिलेंगे। अगर इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक। तथ्यात्मक रूप से यह बिंद और सतपुड़ा के बीच प्रभावित होती है, ये भी कथन सही है, लेकिन आप आइए इसका लोग विश्लेषण देखते हैं। नर्मदा नदी लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट से निकलती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां के विपरीत नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां की सबसे विपरीत नर्मदा एक 12मासी नदी है और गुजरात के भरूच जिले में समृद्ध मैदान से गुजरती है। नर्मदा और तापी नदी दरार घाटी से होकर बहती हैं, जो हिमालय की उथल पुथल के कारण दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के बीच है। यह एक व्यापक 27 किलोमीटर लंबी मुहाना का निर्माण करते हुए भरूच के दक्षिण में अरब सागर में मिलने वाली नदी लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है। सरदार सरोवर बांध, यह नदी सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के एक जीवन रेखा भी के रूप में भी जानी जाती है। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। धन्यवाद।